हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ चुके हैं कि जो नॉर्मली अगर कुछ सर्किट जो है जिसमें रेजिस्टेंस जो है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में थे, दोनों कभी मिक्स होते थे, कभी सीरीज में था या पैरेलल में, तो उसमें करंट वोल्टेज सब निकालना देख लिया था हमने। ठीक है, आज के लेक्चर में कुछ एक स्पेशल सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, एक व्हीट स्टोन ब्रिज। इसके अलावा किरचॉफ्स लॉ के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, कि उसने क्या क्या दो लॉ दिए थे, उसने एक KCL भी बोलते हैं और दूसरा KVL, उसके बारे में देखेंगे। और थोड़ा एक और जो देखेंगे नोडल एनालिसिस। इन तीनों से यार जो रहेगा थोड़ा सर्किट में और जो कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं उसमें करंट वोल्टेज हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है। ठीक है, ये एक तरीके से 4 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन रहता है। ठीक है, जिसमें से एक रेजिस्टेंस जो रहेगा वो क्या रहता है, अननोन रहता है। वो अननोन रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना रहता है बाकी 3 रेजिस्टेंस के टर्म में। ठीक है, ये रेजिस्टेंस कैसे फॉर्म में रहते हैं, क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में। जैसे मान लो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वो किस तरह का सर्किट रहेगा, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जब भी आपको 4 या 5 सर्किट का कॉम्बिनेशन देखे सवाल में, ठीक है, तो आप एक बार व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में ज़रूर सोचना। ठीक है, क्योंकि हो सकता है पॉसिबिलिटी वहाँ रहती है। ठीक है, कंडीशन क्या है व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए वो हम लोग देख लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ यार उस गिवन क्वेश्चन में ये अप्लाई होगा या नहीं। ये मान लो हमने 4 रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, 4 रेजिस्टेंस हमने क्या क्या ले लिया, R1, R2, R3 और R4। ये कहाँ कहाँ पे हैं, ये लो भाई, एक R1 ले लिया, एक R2, ये R3 और ये R4। ठीक है, ये हमारा पॉइंट मान लो A हो गया, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C और ये पॉइंट D। यहाँ बीच में हमने क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं। ये गैल्वेनोमीटर का काम क्या रहता है, ये स्विच के थ्रू कनेक्ट कर दिया। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है कि ये करंट का डायरेक्शन बताएगा, ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसमें से कोई एक रेजिस्टेंस जो होगा वो अननोन होगा, उसकी वैल्यू हमें निकालनी रहेगी बाकी तीनों रेजिस्टेंस के टर्म में। ठीक है, अब एक बात देखें, ये दोनों किस में, सीरीज में, ये दोनों किस में, सीरीज में। ये जब डिसकनेक्टेड है सीरीज में, ये सीरीज में, और दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, जैसे जो नॉर्मल जो एक्चुअल जो व्हीट स्टोन ब्रिज वाली डिवाइस होती है तो उसमें भी ऐसे ही रहता है, 4 कनेक्टेड रहते हैं हम लोग, उसकी वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसमें देखते हैं कि कब ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है। आइए इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे वो चीज़ देखते हैं। जैसे ही स्विच, ये तो स्विच ऑन है, ये मान लो कनेक्टेड है, तो यहाँ से करंट I का फ्लो होगा। ठीक है, ये करंट I जैसे यहाँ पे आएगा 2 पार्ट में डिवाइड होगा, हाँ बिल्कुल, एक I1 और यहाँ से कितना I2, यही जाएगा। अब ये एक बात देखो कि जैसे ही ये स्विच को भी हम लोग ऑन करेंगे तो होगा क्या कि यहाँ से ये करंट जाएगा, तो हो सकता है कि इधर की तरफ जाए और बचा हुआ करंट इधर से और ऐसा चला है, या फिर कुछ हो सकता है कि इधर से ये जाके इधर की तरफ आए, दोनों मिलकर इधर आए और ये इधर की तरफ आए, फिर यहाँ पे फाइनल करंट कितना फ्लो होगा, I। अब एक समय ऐसा रहता है कि ये जो गैल्वेनोमीटर रहेगा उससे डिफ्लेक्शन 0 भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये कुछ रेजिस्टेंस की कंडीशंस होती है कि अगर ये जो रेजिस्टेंस का जो पेयर है वो एक पर्टिकुलर अगर कंडीशन सेटिस्फाई करे तो उस केस में इसके अक्रॉस करंट 0 हो जाता है। ठीक है, मतलब ये कब पॉसिबल है कि अगर करंट इसके अक्रॉस फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल क्या हो जा रहा है, सेम। तो जब अगर पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B और पोटेंशियल ऑफ पॉइंट D जो है वो अगर सेम हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट नहीं फ्लो करेगा और कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। ये कब होगा कि जब VB इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाए, VD। कब होगा, जब VB इक्वल्स टू क्या हो जाए, VD। और उसी कंडीशन को, यानी जो करंट यहाँ से आएगा वो सीधा इधर की तरफ जाएगा, ये I1 ही जाएगा, और जो करंट इधर से आएगा वो सीधा सीधा इधर निकल जाएगा। तो ये जो ब्रिज बनता है, ठीक है, उस कंडीशन को कि जब VB इक्वल्स टू क्या हो जाए, VD, तो उस ब्रिज को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। अब एक बात देखते हैं, हमें जो अगर मान लो जो रिजल्ट भी जो ध्यान रखना है वो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का ही ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से करंट I1 फ्लो हो रहा है, तुम लोग मानते हैं कि यहाँ से VA माइनस VB, क्योंकि करंट इधर से फ्लो हो रहा है तो हायर यही होगा, VA माइनस VB इक्वल्स टू I1 इंटू R1 और VA माइनस VD। ठीक है, और VA माइनस VD ये किसके बराबर हो जाएगा, तो I2 इंटू
R3। किसी को कोई डाउट नहीं, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन मान लेते हैं 1, इसको इक्वेशन 2। याद रखना जब ये दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए तभी के लिए हम सारी चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तभी हमारा क्या होगा, व्हीटस्टोन कैसा कहलाएगा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब एक बार देखो फिर इसके अक्रॉस, चूँकि इसमें तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो यहाँ से VB माइनस VC इक्वल्स टू किसके बराबर, I1 इंटू R2। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि VD माइनस VC इक्वल्स टू किसके बराबर, तो I2 इंटू कितना आ जाएगा, R4। ये हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 3, और इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 4। इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 3, और इसको इक्वेशन 4, ठीक है। चलो अब यहाँ से अगर हम लोग एक काम करें कि दोनों को अगर डिवाइड कर दें, ठीक है, दोनों को क्या कर दें हम लोग, डिवाइड कर दें। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, एक मिनट, ये VA माइनस VB इक्वल्स ये, और I1 इंटू R1, ये VA माइनस VD इक्वल्स टू क्या हो गया, I2 इंटू R3, ठीक है। अब ये B और D का पोटेंशियल क्या है, सेम। B और D का पोटेंशियल क्या है, सेम। तो फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, कंडीशन कि VA माइनस VB इक्वल्स टू VA माइनस VD, VA माइनस VB इक्वल्स टू VA माइनस क्या लिख सकते हैं, VD। यानी क्या हो जाएगा कि I1 R1 इक्वल्स टू कितना, I2 R3। और एक और चीज़ लिख सकते हैं कि VB माइनस VC, VB माइनस VC इक्वल्स टू VD माइनस VC। तो ये कंडीशन क्या आ जाएगा, I1 इंटू R2 इक्वल्स टू I2 इंटू R4। ये इक्वेशन 5 हो गया और ये इक्वेशन 6। अब अगर दोनों को डिवाइड कर दो, क्या लिख कर रहे हैं हम लोग, डिवाइडिंग इक्वेशन 5 एंड 6 क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू क्या होगा, R3 अपॉन R4। यही जो रहता है इसी को हम लोग बोलते हैं कि कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। यानी जब भी अगर सपोज 4 रेजिस्टेंस का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है, या अगर कभी कभी क्वेश्चन में ये रहेगा कि यहाँ पे 5वां रेजिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे, तो अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि R1 इज टू R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4, तो उस केस में इससे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब I की वैल्यू 0, यानी VB इक्वल्स टू कितनी, VD। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो इससे कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। यानी अगर मान लो सपोज यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है या फिर नहीं लगा हुआ है, वायर कनेक्टेड है, तो हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। जो इस पर जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे आ सकते हैं, तो एक बार देख लेते हैं कि इस पे क्या क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मान लो सपोज ये दिया हुआ है, ये ऐसे 4 कॉम्बिनेशन, मान लो हमने क्या किया, 5वां एक रेजिस्टेंस भी लगा ही दिया, ठीक है। ये वोल्टेज हमने मान लिया कितना है, ये इधर से कनेक्टेड है एक, ये मान लिया हमने 2 ओम, इसको मान लिया 6 ओम, ये मान लिया 3 ओम, और ये कितना आ जाएगा 9 ओम, ठीक है। अब एक बार देखो, ये मान लिया 10 ओम के बराबर, और ये कितना हो गया, ये सपोज अगर मान लो कितना 30 वोल्ट मान लेते हैं, ठीक है। हमें अगर दिया रहा है, पहला क्वेश्चन ये दिया रहा है कि I थ्रू 10 ओम, मतलब करंट थ्रू किससे, 10 ओम के थ्रू करंट, भाई कितना 0, क्यों, क्योंकि यहाँ से देखिए तो 2/6 इक्वल्स टू 3/9 होता है, यानी हमारा ये जो ब्रिज है वो कैसा है, बैलेंस्ड है। अगर ये ब्रिज हमारा बैलेंस्ड है, मतलब इससे कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा, किससे, ये 10 एम्पियर वाले से, इससे कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, I इक्वल्स टू 0। यानी अगर आप चाहो तो सीधा सीधा इस सर्किट को कैसे बना सकते हो कि ये बीच वाला जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है उसको रिमूव ही कर दो। रिमूव कर दो तो सिंपल थोड़ा सर्किट थोड़ा सिंपल भी दिखता है। अब ये देख लो, इधर की तरफ ये कनेक्टेड रहेगा और ये 30 वोल्ट, ठीक है। ये कितना हो गया 2 ओम, ये कितना हो गया 6 ओम, ये कितना हो गया 3 ओम, और ये कितना हो गया 9 ओम। अब देख लो सर्किट हमारा क्या हो गया, आसान। यहाँ से ये दोनों किस में, सीरीज, ये सीरीज और साथ में पैरेलल, मतलब यहाँ से अगर देखें तो I की वैल्यू निकालनी है, तो ये कितना 8 और ये कितना 12, मतलब हमारे पास सर्किट कैसा है कि 8 और 12 का पहले R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। R इक्विवेलेंट कितना, तो 8 और 12 पैरेलल में, तो 8 इंटू 12 अपॉन कितना 20, तो ये 4 2 जा 4 5 कितना आ जाएगा 24/5 ओम, ठीक है।
आई की वैल्यू निकालनी है तो आई इक्वल्स टू कितना, तो वी बाई आर इक्विवेलेंट, तो वी कितना 30 अपॉन कितना 24 इंटू 5 कितना जाएगा 6 4 6 से 5 मतलब कितना 25/4 एम्पियर। ठीक है, अगर हम लोग चाहे I1 I2, ये I1 हो गया, इससे I2 तो वो भी निकाल सकते हैं कि I1 इज टू I2 किसके बराबर, तो देख लो ये कितना है 8 और ये कितना है 12, तो 1/8 इज टू 1/12, ये पहले भी देख चुके हैं। तो हम लोग यहाँ से अगर देखें इसको अगर सॉल्व करें हम लोग, ठीक है, तो 1/8, तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं कि 3/24 इज टू 2/24, यानी कितना हो जाएगा 3:2। चलो भाई फटाफट I1 की वैल्यू बताओ, तो 3 अपॉन कितना 5 इंटू टोटल करंट 25/4, 25/4 ये कितना हो जाएगा 5 15/4, और I2 की वैल्यू किसके बराबर, तो डायरेक्ट चाहो तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो कितना 30/12 मतलब कितना 5/2 एम्पियर, यहाँ से 15/4। तो ये हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज कि अगर मान लो जब भी अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ 4 या 5 रेजिस्टेंस रहे तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना कि ये जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है वो क्या वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किरचॉफ्स लॉ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, इसने क्या दिया था, जैसे मान लो ओम्स लॉ ने जैसे पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के बीच रिलेशन दिया, ठीक है, या करंट के बीच रिलेशन दिया, ठीक है, इसने क्या किया थोड़ा सर्किट को सॉल्व करने का के लिए 2 लॉ दिए उसने। ठीक है, जैसे तो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा हद तक हम लोग सर्किट सॉल्व करना सीख चुके हैं, लेकिन अगर थोड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट आए तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, वैसे हम लोग एक नोडल एनालिसिस मेथड देखेंगे, जनरली हम क्वेश्चन उसी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला जो था इसने ये दिया था किरचॉफ्स करंट लॉ। 2 लॉ दिए थे इसने, एक था हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको हम लोग पॉइंट लॉ भी बोलते हैं। ये कौन सा लॉ है, किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ इसने ये बताया था हमें कि कोई भी सर्किट में, ठीक है, अगर एक पॉइंट हो, जंक्शन हो, जंक्शन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे 3 डायरेक्शन से कोई भी चीज़ें आकर के मिल रही है, जैसे स्टेशन, किसी स्टेशन को हम लोग जंक्शन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे 3 डायरेक्शन से ट्रेनें आकर के उस जगह पे मिलती हैं। ठीक है, तो अगर मान लो किसी सर्किट के अंदर अगर एक जंक्शन है तो उस सर्किट पे जो इसने बताया था कि टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू होता है टोटल आउटगोइंग करंट। ये मान लो यहाँ से कि 3 तरफ से करंट आ रहा है और 2 तरफ करंट जा रहा है। ये हमारा क्या हो गया I1, ये हो गया I2, ये I3, ये I4 और ये कौन सा हो गया I5। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया एक जंक्शन O। ठीक है, तो उसने ये बताया था कि सिग्मा ऑफ करंट इक्वल्स टू 0, मतलब यहाँ पे टोटल इनकमिंग प्लस टोटल आउटगोइंग करंट का जो सम रहेगा वो क्या रहेगा 0। ये किस चीज़ पे बेस्ड है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये जो लॉ बताया था उसने वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। ठीक है, यानी जितना चार्ज आएगा ऑब्वियसली उतना चार्ज जाएगा भी, कोई किसी जंक्शन पे कोई चार्ज रुक तो जाएगा नहीं। ठीक है, जैसे मान लो अगर पाइप के थ्रू होता भी यही है कि जितने पानी वाटर आता है उतना ही वाटर जाता भी है, तो वो कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कि जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज क्या होगा जाएगा भी। क्लियर हुआ, तो हमारा क्या हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि या तो जैसे 2 तरीके का करंट हो सकता है, एक इनकमिंग और दूसरा आउटगोइंग। तो या तो इनकमिंग करंट को पॉजिटिव ले लो और आउटगोइंग को नेगेटिव, या इनकमिंग को नेगेटिव और आउटगोइंग को पॉजिटिव, मतलब किसी एक को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव ले लेना है। यानी जैसे मान लो कि हमारा इनकमिंग करंट को हम लोग क्या मानते हैं पॉजिटिव, इनकमिंग करंट को हम लोग क्या मानते हैं पॉजिटिव मानते हैं, और आउटगोइंग करंट को हम लोग क्या मान लेते हैं नेगेटिव। ठीक है, अब आउटगोइंग करंट, तो यहाँ से क्या देखेंगे, तो अगर इस जंक्शन के लिए लिखें फॉर जंक्शन O, तो क्या लिखेंगे, तो इनकमिंग करंट को पॉजिटिव माना तो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस आउटगोइंग करंट कितना I4 माइनस I5 किसके बराबर 0। यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3
इक्वल्स टू किसके बराबर, I4 प्लस I5। मतलब यही था कि टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू कितना, टोटल आउटगोइंग करंट। यही बता रहा था यहाँ के सिग्मा ऑफ I इक्वल्स टू 0। तो क्या स्टेटमेंट क्या है इसका कि इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं, इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, ठीक है, द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स एट अ जंक्शन, ठीक है ना, इज 0। किसी भी जंक्शन पे सर्किट के अंदर, जंक्शन का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे एटलीस्ट 3 डायरेक्शन से करंट आकर के मिल रहा हो, तो वो क्या होगा, सबका समेशन 0 होगा, ठीक है। सेकंड इसने लॉ दिया था क्या, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। ये वोल्टेज लॉ क्या होगा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो चलो ये देख लेते हैं। इसने ये बताया था कि किसी भी सर्किट के अंदर, ठीक है, किसी भी या क्लोज्ड पाथ के अंदर जो प्रोडक्ट ऑफ करंट और रेजिस्टेंस हो, और ठीक है, जो सारे वोल्टेज हो, मतलब एक तरीके से ईएमएफ का समेशन ई, या फिर ऐसे मान लो वी का समेशन जो रहेगा वो क्या रहेगा, 0, ठीक है। मतलब ये सिग्मा, इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में अगर लिखे, मतलब ऐसे ही मैथमेटिकल फॉर्म में, तो सिग्मा ऑफ आई आर प्लस सिग्मा ऑफ ये वोल्टेज, ठीक है, इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 0। या सिग्मा ऑफ यहाँ पे हम लोग देखेंगे ईएमएफ भी लिखते हैं, ये ईएमएफ वोल्ट अभी हमें वोल्टेज के तौर पे ही लेना है, ठीक है। उसने बताया कि प्रोडक्ट ऑफ करंट और रेजिस्टेंस, ठीक है, और वोल्टेज का यानी ईएमएफ का समेशन जो रहेगा किसी भी क्लोज्ड पाथ के लिए वो क्या रहेगा, 0, ठीक है। अब इसको हम लोग इसका एग्जाम्पल लिखने से पहले या एग्जाम्पल देखने से पहले हम लोग एक चीज़ डिसाइड कर लेते हैं कि साइन ऑफ बैटरी और साइन ऑफ आईआर ड्रॉप, ठीक है। साइन ऑफ क्या देख लेते हैं, बैटरी, कि अगर मान लो बैटरी के अक्रॉस जाते हैं तो कैसे हम लोग लिखते हैं, और अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर मूव करते हैं तो कैसे लिखते हैं, आई और आर का साइन कैसे लेते हैं, ठीक है। ये जैसे मान लो सपोज ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, ये हमें पता है कि किसी भी सेल का क्या है, ये नेगेटिव एंड और ये पॉजिटिव। ये अगर सपोज हमने पॉइंट मान लिया ए, तो इस यहाँ का पोटेंशियल ए वी ए, और यहाँ का पोटेंशियल हमने वी बी, ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव। तो जब हम लोअर पोटेंशियल से यानी नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल जाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस, क्या साइन लेंगे हम लोग, प्लस। यानी जैसे ही अगर इसके क्रॉस अगर हम मूव कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, प्लस वी। समझ आया कि जब नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जाएंगे तो कैसा साइन लिखेंगे हम लोग, प्लस वी, चूँकि लोअर से कहाँ जा रहे हैं, हायर की तरफ, ठीक है। और अगर वही चीज़ अगर मान लिया हमने, अगर कुछ ऐसे कर रहे हैं कि ये सेल हो गया, ये वी ए और ये वी बी, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, अगर हम लोग इधर की तरफ जा रहे हैं तो अब क्या हो रहा है, हायर पोटेंशियल से किधर जा रहे हैं, लोअर पोटेंशियल तक, तो क्या लिखेंगे, माइनस वी। क्लियर हुआ। अगर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी तक जाएंगे तो क्या लिखेंगे, प्लस वी, और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जाएंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस वी। क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं साइन ऑफ कौन सा, सेकेंड पार्ट, साइन ऑफ आई आर ड्रॉप। जो आई आर मतलब जो दोनों का समेशन ही लिखना है अपने को, तो पहले साइन दोनों का देख लेते हैं। देख लो, जैसे मान लो रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस आर हो गया, करंट अगर इधर से फ्लो हो रहा है, ये पॉइंट मान लो वी ए, ये पॉइंट मान लो वी बी, करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई। तो करंट जो होता है वो हमने देख रखा है कि सर्किट में क्या होगा, हायर पोटेंशियल से किधर, लोअर पोटेंशियल। करंट जो होता है रेजिस्टेंस में कहाँ से कहाँ तक, हायर पोटेंशियल से किधर की तरफ फ्लो होता है, लोअर पोटेंशियल तक, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। मतलब एक बात देखो कि हम लोग करंट के डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हायर से लोअर पोटेंशियल, हायर से कहाँ जा रहे हैं, लोअर पोटेंशियल। तो इस केस में जब इधर करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ आई आर, क्या लिखेंगे, माइनस आई आर। और वही अगर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है मतलब लोअर से हायर, हम लोग जा किधर रहे हैं, इधर की तरफ, इसमें भी इधर जा रहे थे, तो लोअर से हायर अगर जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे,
प्लस आई आर। यानी हमें ध्यान कैसे रखना है कि जब भी अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर करंट के डायरेक्शन में जाए तो माइनस आई आर, और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो प्लस आई आर। क्लियर हुआ ये चीज़। अब आइए हम लोग देखते हैं एक सर्किट लेकर के उसमें ये वोल्टेज लॉ की अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, ये हमने माना एक रेजिस्टेंस, ठीक है, इसका लिख लिया R1, एक इधर एक ऐसी बैटरी लगा दी हमने, ये इधर एक रेजिस्टेंस, एक इधर बैटरी, ठीक है, ये एक और बैटरी लगा लेते हैं, ठीक है, ऐसी बैटरी, ठीक है। ये मान लो कितना हो गया V1, ये V2 और ये V3। करंट मान लेते हैं इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है I करंट, ठीक है। शुरू करना हो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं हम लोग, ऐसे चाहे मूव करना, ऐसे चाहे मूव करना, कहीं से भी। मान लो हमने यहाँ से शुरू किया VA, ठीक है। तो पूरे इस सर्किट में देखते हैं, तो हम लोग अगर KVL अप्लाई करें तो VA इस पॉइंट से शुरू करते हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग VA, ठीक है, IF। इससे यहाँ हम लोग कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, कहाँ से कहाँ, नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब लोअर से हायर, लोअर से हायर क्या लिखेंगे प्लस, प्लस क्या लिखेंगे V1, ठीक है, लोअर से हायर प्लस V1। एक बार और बोल रहा हूँ, VA यहाँ से शुरू किया, जब बैटरी के क्रॉस मूव कर रहे हैं, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाएंगे, क्या लिखेंगे प्लस। ऑब्वियसली अगर आपका मार्क्स 10 से अगर इंक्रीज होकर के 20 हुआ तो आपके मार्क्स में क्या हो रहा है, पॉजिटिव इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ भी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, तो क्या लिखेंगे प्लस V1। करंट के डायरेक्शन में क्या लिखते हैं माइनस IR, तो माइनस I इंटू कितना R1। फिर यहाँ से देखो, अब ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, मतलब हायर से कहाँ जा रहे हैं, लोअर, तो हायर से लोअर तो क्या लिखेंगे माइनस V2। फिर करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो माइनस I इंटू, मान लो इसको R2, I इंटू कितना R2। फिर हायर से पोटेंशियल से लोअर, क्या लिखेंगे हायर से लोअर, मतलब माइनस V3 इक्वल्स टू, फिर से क्या लिखेंगे VA, चूँकि यहीं से शुरू हुए थे यहीं पे पहुँचना है, तभी क्लोज पाथ। यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हुआ, क्या हो गया V1 माइनस IR1 माइनस V2 माइनस IR2 माइनस V3 इक्वल्स टू कितना 0। ये हमारा क्या हो गया KVL। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक और सर्किट देखते हैं, उसमें हम लोग लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। हमें ये चीज़ पता चल गई, एक और एग्जाम्पल ले लेंगे। बैटरी के अक्रॉस फिर से बता रहा हूँ मैं, नेगेटिव यानी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल क्या रहेगा पॉजिटिव, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल नेगेटिव। करंट के रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट के डायरेक्शन में जाएंगे नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे पॉजिटिव। चलो यहाँ से एक मान लो ये एक बैटरी, ये अगर मान लो ये किस तरीके से मान लिया, एक यहाँ एक रेजिस्टेंस, एक हमने मान लिया ये ऐसा कनेक्ट कर दिया, एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट, ठीक है। ये हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं, मान लो R1, यहाँ से V1, इसको V2, इसको V3, इसको R2, इसको R3, ठीक है। करंट किधर मान लें, चलो इधर मान लेते हैं I करंट, पूरे में I करंट ही फ्लो हो रहा है। ये मान लेते हैं VA, यही से शुरू करते हैं, इधर शुरू कर लेते हैं, ऐसा ही शुरू करते हैं, तो VA। फिर देखो करंट के अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट का अपोजिट डायरेक्शन में क्या रहेगा हमारा पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे प्लस I इंटू R1। यहाँ से लोअर से हायर पोटेंशियल प्लस V1, करंट के अपोजिट डायरेक्शन प्लस I इंटू R2, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल माइनस V2, करंट के अपोजिट डायरेक्शन प्लस I इंटू R3, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल माइनस V3 इक्वल्स टू VA। यहाँ से कितना आएगा, तो V1 प्लस IR1 प्लस IR2 माइनस V2 प्लस IR3 माइनस V3 इक्वल्स टू कितना 0। अब ये सर्किट में घूमना तो आ गया अपने को कि सर्किट में हम लोग कैसे घूमेंगे, ठीक है। अब इसका यूज करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। वैसे हमें इस वाले कॉन्सेप्ट से यूज नहीं करना है, इस वाले कॉन्सेप्ट से का यूज करके क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, हो तो जाता है लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। बाकी हम लोग एक बार पढ़े हैं कॉन्सेप्ट, तो एक बार ज़रूर देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये मान लो हमने माना कि ये एक 14 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस कितना ओम 4 ओम का होगा, ठीक है। ये हमने फिर यहाँ कनेक्ट किया 10 वोल्ट की बैटरी। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट जो रहेंगे वो इससे सॉल्व होंगे, ठीक है। ये हमारा एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, कितने ओम 6 ओम का, ठीक है। इसके बाद एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लेते हैं 2 ओम का, ये रेजिस्टेंस 2 ओम का। वैसे पहले हम लोग प्रैक्टिस इसके थ्रू भी कर लेंगे, बाकी उसके बाद हम लोग एक नोडल एनालिसिस मेथड देखेंगे, उससे काफ़ी इजीली सर्किट सॉल्व होगा, ये सारे सर्किट आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मान लेते हैं यहाँ से
ठीक है। यहाँ से इधर मान लेते हैं कि I1 करंट फ्लो रहा है, इधर से कितना I2 और इधर से कितना करंट I3। हम लोग कोई भी डायरेक्शन में मान सकते हैं, एक बार मैं बता रहा हूँ, किसी भी डायरेक्शन में हम लोग रैंडमली मान सकते हैं, ठीक है। अगर हमने गलत माना होगा तो ये क्या होगा कि डायरेक्शन जो वैल्यू आएगी करंट की वो नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमें क्या निकालना है, I1 I2 और I3 तीनों की वैल्यू निकालनी है, I1 I2 और I3 की वैल्यू। पहले एक काम करते हैं, जंक्शन रूल से अगर देखें तो यहाँ पे देख लो, यही देख लो, ठीक है। जंक्शन रूल से देखें तो ये मान लो अगर इसमें अगर हम लोग यहाँ जंक्शन रूल देखें तो क्या लिख सकते हैं कि जितना इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउट गोइंग, इनकमिंग करंट कितना I3 इक्वल्स टू आउट गोइंग कौन सा I1 और I2। तो I3 इक्वल्स टू पहला इक्वेशन क्या होगा I1 प्लस I2, इक्वेशन 1, काम बन गया अपना। दूसरा, इस वाले लूप में हम लोग अगर इक्वेशन लिखते हैं, इस वाले लूप में KVL अप्लाई करते हैं, ठीक है, फ्रॉम KVL वोल्टेज लॉ से KVL के थ्रू अगर देखें तो ये क्या आएगा, यहाँ से शुरू करते हैं तो 14 वोल्ट, फिर ये करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में जाएँ तो क्या लिखेंगे माइनस I इंटू आर, तो 4I2 इसमें जा रहे हैं तो ये देखो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ करंट ध्यान रखो कौन सा है I1, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो प्लस I1 इंटू कितना 6, मतलब 6I1, और ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल माइनस 10 इक्वल्स टू कितना 0। यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं 14 वोल्ट, ऐसे 14 माइनस 10 4, तो ये कितना आ जाएगा 4 इक्वल्स टू 4I2 माइनस 6I1, सेकेंड इक्वेशन आ गया, ठीक है। थर्ड इक्वेशन हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं, हमारा काम ये रहेगा कि जितने वेरिएबल हैं उतने इक्वेशन निकालना, ठीक है। अगर इसमें देखें यहाँ से शुरू कर दो तो यहाँ से ही लोअर से हायर गए तो कितना 10, फिर इधर से इधर की तरफ कितना आ जाएगा प्लस से, ये करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे माइनस 6I1, ठीक है। फिर इसमें करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन, करंट कितना फ्लो रहा है I3, तो क्या लिखेंगे माइनस 2I3 इक्वल्स टू कितना 0। यहाँ से क्या लिखेंगे 6I1 प्लस 2I3 इक्वल्स टू कितना 10, ये इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया 3, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, ये इस इक्वेशन को एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग, अब ये 3 इक्वेशन हो गए, 3 वेरिएबल, बस तीनों को सॉल्व करना है। हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं एक बार इनको, तीनों इक्वेशन, ठीक है। पहला इक्वेशन क्या है I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3, I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3। एक काम करते हैं, यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। इसमें हमें क्या करना है कि I1 को कैंसिल या किसी एक को कैंसिल करके, जिससे कि हमारा एक रिलेशन किस में आ जाए I1 और I2 में आ जाए, ठीक है, किस में आ जाए I1 और I2 में, मतलब I3 को कैंसिल आउट करते हैं अपन, एक काम करते हैं I3 को कैंसिल आउट करते हैं। I3 को कैंसिल आउट करना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2I3 2 इंटू 1 माइनस 3, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 2I3 इक्वल्स टू 2I1 प्लस 2I2, ठीक है। और यहाँ पे कितना, ये कितना आ जाएगा तो 2I3 इक्वल्स टू 10 माइनस 6I1, यही आएगा। ये दोनों माइनस करेंगे, माइनस ये प्लस, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा तो 2 प्लस 6I1 कितना हो जाएगा 8I1 प्लस 2I2 इक्वल्स टू 10, यानी यहाँ से कितना 4I1 प्लस I2 इक्वल्स टू कितना 5, ये इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया 4। अब हमारे पास I2 ये एक इक्वेशन ये आ गया और एक इक्वेशन ये, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो बस हमारे पास आंसर आएगा। तो ये 2 इक्वेशन किनको सॉल्व करना है हमें, तो पहला कौन सा, पहला हमें करना है कौन सा 4I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 5, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 आया था। और इक्वेशन नंबर 2 क्या आया था तो 4I2 माइनस 6I1 इक्वल्स टू 4, ये इक्वेशन नंबर 2 आया था।
अब इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, I1 कैंसिल आउट करें या I2 कैंसिल आउट कर देते हैं, या फिर हाँ I2 कैंसिल आउट कर देते हैं, 4 इसमें मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4 × 4, ठीक है, -2, यानी इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 16I1 + 4I2 = 20, और ये कितना आ जाएगा, 4I2 - 6I1 = 4। दोनों सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये कितना आ जाएगा, 22I1 = 16। I1 की वैल्यू किसके बराबर, तो ये कितना आ जाएगा, 8/11 एम्पियर, ठीक है। I1 की वैल्यू यहाँ पुट करो, तो ये I1 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो कितना आएगा, I2 = कितना, 5 - 32/11, कितना आ जाएगा, 55 - 32/11, ये कितना आ जाएगा, 3/2/11, ये एम्पियर, ठीक है। और ये अगर I3 की वैल्यू निकालनी है तो I3 की वैल्यू के लिए हमने एक रिलेशन निकाला था जो इक्वेशन 3 था, या फिर I3 = I1 + क्या था, I2। तो I3 = I1 + I2 मतलब कितना आ जाएगा, 31/11 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, इन सब की वैल्यू, ठीक है। एक बार देखो कि यहाँ से, एक मिनट, ये कितना किया आपने, 4 × 16 + 4I2 = 20, 4I2 - 6I1 = 4, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 22, 16/11, 8/11, ठीक है। चलो यहाँ से हमारा आंसर आ गया। लेकिन ये जो मेथड है थोड़ा काफ़ी, जो कि हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन है, इसीलिए हम लोग अगली क्लास में जो है एक नोडल एनालिसिस मेथड पढ़ेंगे। वो मेथड से हमारा क्या रहेगा, काफ़ी आसानी से सर्किट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जो भी सर्किट वगैरह रहेंगे वो ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग जनरली वही KCL या KVL की बजाय हम लोग वही नोडल एनालिसिस मेथड यूज करेंगे। एक सर क्वेश्चन बस हमने यहाँ पे देख लिया कि जिससे हमें आइडिया लग जाए कि किस तरह से करना है, ठीक है। चलो बाकी एक और सवाल हम लोग देख लेते हैं जिससे कि हमें और क्लियर हो जाए। मान लो अपने पास यहाँ से हमने एक देखा, ये रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से ये ऐसा एक रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर लिया, और एक इधर से कनेक्ट कर लिया, ठीक है। ये मान लिया हमने कितना, 4 ओम, ये कितना हो गया, 16 वोल्ट या 10 वोल्ट मान लो। ये मान लो इसको 6 ओम मान लेते हैं, इसको 4 ओम मान लेते हैं, और इसको 20 वोल्ट मान लेते हैं, ठीक है। हम लोग करंट किसी भी डायरेक्शन में मान लो, इधर I1, इधर I2 और इधर की तरफ I3, ठीक है। पहला इक्वेशन हमारा सीधा सीधा बन जाएगा, I1 = I1, ये दोनों आउटगोइंग करंट है, मतलब I1 + I2 = क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन I3, एक इक्वेशन नंबर 1। इसमें अगर देखें तो इसमें अगर KVL अप्लाई करें तो इसके क्रॉस कितना आएगा, 10, यानी 10 - 4I1 जो कि करंट के डायरेक्शन में जाएंगे, और +6I2 = कितना, 0, इक्वेशन 2। और अगर इसमें जाए तो यहाँ से क्या बन सकता है, 6I1 - 6I2 -6I2, चूँकि करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट इधर माना, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं फिर से, तो -4 × कितना, I3 और +20 = 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन कौन सा बन गया, 3। फिर से इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारा आंसर आएगा। तो ये एक बार कुछ थोड़े बहुत मतलब 2-3 सवाल मैं ऐसे DPP के तौर पे दे दूंगा, उसमें प्रैक्टिस आप लोग ऐसे प्रैक्टिस के तौर पे कर लेना। बाकी जो ऐसे सर्किट जो सॉल्व करेंगे वो अगले लेक्चर में नोडल एनालिसिस में हम लोग पढ़ेंगे। नोडल एनालिसिस उसमें ऐसे सारे सर्किट काफ़ी ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। ये तो बस एक तरीके से हमने पढ़ा था उसके बारे में, तो थोड़ा यूज देख लिया, ठीक है। चलो।